Welcome to MediJE classes. This lecture is based on JEE and NEET concept of 12th first chapter, that is electric charge and electric field. Generally जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका थियोरी पार्ट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए. इससे मैटर नहीं करता है कि आप लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये उसके बाद का प्रोसेस होता है. अगर आपका थियोरी एंड फॉर्मूले क्लियर नहीं है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना टफ होता है. टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा एंड टाइम मैनेजमेंट का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है. ठीक है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस कह रहा हूँ बिकॉज आई एम JEE क्वालिफाइड. ठीक है, JEE एडवांस एज वेल एज JEE मेन क्वालिफाइड. मैंने उस एग्ज़ाम को फेस किया है एंड थ्रू आउट इतने ईयर से मैं पढ़ाता भी आ रहा हूँ. ऑन द बेसिस ऑफ डेट बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस भले ही ना हो बट थियोरी का एक एक पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए. आपको बहुत सारे शॉर्टकट फॉर्मूले पता होना चाहिए सो डैट कि आप डायरेक्टली उसका यूज़ कर सको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपके पास में अच्छा खासा फॉर्मूलेज का लिस्ट नहीं है, अच्छे खासे छोटे छोटे जो फॉर्मूलेज होते हैं उसका लिस्ट नहीं है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना उतना ही टफ होता है. ठीक है, फिर आप अगर आपका थियोरी क्लियर नहीं है एंड अगर आप फिर वहीं लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ये, तो फिर आपको वही करना पड़ेगा कि 2 साल 3 साल बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन जाके वही कंसेप्ट क्लियर होगा. तो सबसे पहला स्टेप होता है कि यू नो ईच एंड एवरी फॉर्मूलाज. ठीक है, एवरी कंसेप्ट जो NCERT में जो होते हैं वो टोटली सफिशिएंट नहीं होता. NCERT थ्रू आउट जाना चाहिए तो ही आगे कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इस लेक्चर में हम वही चांस करेंगे, वही चीज़ें करेंगे कि देखेंगे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैट NCERT बेस पढ़ा है, उसके अलावे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने सारे टॉपिक्स को हम इजीली उसको कवर करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रोस्टैट का फर्स्ट लेक्चर जो है. ठीक है, उससे तो उसमें आपने पढ़ा. ठीक है, उसमें हम कुछ करेंगे क्या कि थोड़ा सा लेक्चर का यानी NCERT का बुक का भी करेंगे सो डैट कि आप टॉपिक से कनेक्ट हो सको. ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स को समझने के लिए पहले आप जो पुराने लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, उसको थ्रू आउट स्टडी करें. पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, देन आफ्टर कॉम्पिटिटिव के मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ लगेंगे. ओके, सो आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज इंट्रिंसिक properties of matter. It is intrinsic, कहने का मतलब internal property of matter, just like mass. Intrinsic property of matter. Okay? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है. So it is a scalar quantity. चार्ज कितने टाइप का? 2 टाइप का पढ़ा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, दैट इज पॉजिटिव वन एंड नेगेटिव वन. ठीक है, NCERT लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था. द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज. ओके, now effect of charge on mass. So if we remove electron from the body, what will happen? Mass will change. ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से बाहर निकालते हो तो उसका मास क्या होगा? चेंज होगा. होगा क्या? घटेगा. So if electrons are removed तो बॉडी कौन सा चार्ज होगा? बॉडी गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड व्हाट विल हैपन? मास विल डिक्रीज. मास का वैल्यू जो है वो आपका घट जाएगा. इट मीन्स अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है उसका मास घट जाएगा एंड अगर बॉडी निगेटिवली चार्ज होता है मीन्स वो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसका मास क्या होगा? बढ़ जाएगा. इट मीन्स चार्ज बॉडी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से उसका मास इफेक्ट करता है. ठीक है, एंड सेम चीज
इफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय बॉडी, तो बॉडी क्या हो जाएगा, बॉडी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया, सो मास विल इंक्रीज, सो मास का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। ओके, अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज होता है तो मास बढ़ेगा, पॉजिटिवली चार्ज होता है तो घटेगा। अब कितना अमाउंट से बढ़ेगा, इफ मास विल डिक्रीज और इंक्रीज देन हाउ मच, तो उसका भी फॉर्मूला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको भी हम फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मास में चेंजेस आते हैं तो कितना आता है। सो द चेंज इन मास ड्यू टू चार्जिंग एंड डिस्चार्ज, चेंज इन मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू एन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब हुआ कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो 10 इंटू एम इतना से मास क्या हो जाएगा उसका चेंज, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू होगा वो इतना से आपका डिक्रीज हो जाएगा, और इसी को लिखते हैं एन का वैल्यू दैट इज क्यू अपॉन ई एम। दिस इज द चेंज ऑफ मास ऑफ बॉडी। ठीक है, जहाँ पे एम का वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम का वैल्यू दैट इज द चेंज इन मास। अगर आपने ये पढ़ा होगा कि चार्ज होने से बॉडी के मास घटता बढ़ता है। ठीक है, पिछले लेक्चर मैंने इंक्लूड किया था, जनरली बुक में मेंशन नहीं रहता है बट मैंने मेंशन किया था, बट उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो हाउ टू फाइंड द चेंज इन मास। सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड द चेंज इन मास। ये वैल्यू होता है आपका 9.1 10 to the power minus 31 kg। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट the change in mass due to charging and discharging of body। ठीक है, बेसिक को भी इंक्लूड करेंगे एंड उससे थोड़ा सा एडवांस प्रोसेस में भी जाएंगे। ओके, नाउ यूनिट ऑफ चार्ज 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, सो यूनिट ऑफ चार्ज में दो चीज पार्ट होता है, यानी यूनिट ऑफ जो चार्ज होता है उसमें दो पार्ट, एक SI एंड एक CGS। ठीक है, SI में जो SI यूनिट है, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम इन SI। CGS यूनिट ऑफ चार्ज, तो हम कूलम लेकर के यूज करते हैं, जनरल 10th वगैरह में भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, CGS यूनिट में दो जो होते हैं, एक होता है आपका स्टैट कूलम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ESU यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। ओके, एंड अनदर वन इज AB कूलम, दिस इज कॉल्ड EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है आपका, the relation between these two is 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 stat coulomb, okay, is equal to 1 by 10 of AB coulomb। This is the relation between these three unit, coulomb, stat coulomb and coulomb। now another one, आपको पता नहीं होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का दूसरा नाम भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को 1 फ्रैंकलिन में बोलते हैं। फ्रैंकलिन का चार्ज के रिलेटिव फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, दैट्स व्हाई 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज आल्सो नोन एज 1 फ्रैंकलिन, दैट इज इन द ऑनर ऑफ फ्रैंकलिन दिया था कि 1 EMU 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट दैट इज 1 AB कूलम is equal to 1 फ्रैंकलिन भी होता है, that is फ्रैंकलिन is also the unit of electric charge। okay, next one है कि सिर्फ यही यूनिट चार्ज नहीं, चार्ज के और भी यूनिट्स होते हैं। ओके, चार्ज के और भी डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स होते हैं,
ठीक है, उसको हम मेंशन कर लेते हैं। कौन कौन सा? सो अदर यूनिट ऑफ चार्ज, अनदर यूनिट ऑफ चार्ज, कौन कौन सा? तो देखिए जैसे एम्पियर आवर्स, एम्पियर आवर्स, ओके। एम्पियर आवर्स जो है दैट इज आल्सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहाँ से फाइंड करते हैं? अपने करंट का फॉर्मूला Q I इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम? Q बाय T। सो Q इक्वल टू I इंटू टी, यानी एम्पियर इंटू टाइम। तो एम्पियर इंटू आवर्स में लेते हैं, तो एम्पियर आवर्स इक्वल टू 36,000 कूलम। दिस इज आल्सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। नेक्स्ट वन इज फेराड। फेराड जब आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे भी आएगा फेराड का यूनिट। सो फेराड इज आल्सो अ यूनिट ऑफ चार्ज। 1 farad is equal to 96,500 coulomb, okay। Now so the smallest unit of electric charge is stat coulomb। जो smallest unit of electric charge is stat coulomb, एंड सबसे लार्जेस्ट यूनिट है आपका फेराडे। एंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज फेराडे। फेराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ओके। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ electric charge is A into T, that is ampere into time. This is the dimensional formula of electric charge. Now 1 E पे charge of 1 electron is known as fundamental charge, okay। Now 1 coulomb charge का मतलब क्या होता है? okay, so ये मैंने पहले भी लेक्चर बताया। चार्ज on electron is known as fundamental charge, जिसका वैल्यू आपको पता है 1 is equal to 1 मतलब E equal to 1.6 10 to the power minus 19 coulomb in magnitude। डायरेक्शन पे सॉरी उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस, बट मैग्नीट्यूड के टर्म में 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। नाउ किसी बॉडी पे चार्ज है उसको डिटेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जो कि आपके 12th के NCERT सिलेबस में ऑलरेडी आपको पढ़ना है, ओके। नाउ प्रोसीड। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है जो ऑलरेडी NCERT का सिलेबस में आपका इंक्लूडेड रहता है, ओके। अनदर वन इज क्वार्क, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिवीजन पहले से आ गया है, ठीक है। सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जिस फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है दैट इज नोन एज क्वार्क, ठीक है। पहले हम पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल का मीन्स होता है विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिवीजन आ गया है, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब तोड़ते हैं तो जो पार्टिकल मिलता है दैट पार्टिकल इज नोन एज क्वार्क पार्टिकल, ओके। सो क्वार्क is known as fundamental fundamental particle of neutron and proton,
न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जिस फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, दैट इज नोन एज क्वार्क. क्वार्क is of two type, that is up quark and down quark. Charge denoted by U, denoted by D symbol. Charge is plus 2/3 and charge is minus 1/3. क्वार्क पार्टिकल पे दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक आपका नेगेटिवली चार्ज होता है. ओके, सो नाउ न्यूट्रॉन इज मेड ऑफ 3 क्वार्क पार्टिकल. न्यूट्रॉन बना होता है आपका U D D से, यानी एक अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क से. एंड प्रोटॉन इज मेड ऑफ U U D, 2 अप क्वार्क से एंड एक आपका डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है आपका प्रोटॉन. ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? ये ऑलरेडी एनसीईआरटी के टर्म्स में पहले से ही आ जाता है. नाउ हाउ यू कैन चार्ज अ बॉडी. ठीक है, ये भी मैंने अपने, अगर आपने मेरा नॉर्मल एनसीईआरटी का लेक्चर्स देखे होंगे तो ये सब कुछ तो मैं उसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया हूँ. ठीक है, फिर भी जो पीछे लेक्चर नहीं देखा है उसके लिए कि देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग, 3 मेथड ऑफ चार्जिंग. ठीक है, फर्स्ट वन rubbing, another one is conduction and third one is induction. There are 3 methods of charging. This first method is only used for insulator. सिर्फ इंसुलेटर को चार्ज करना है तो अभी आप रबिंग मेथड यूज करते हैं. ओनली फॉर चार्जिंग insulator used to charge conductor by physical contact. यानी एक बॉडी से दूसरे के बॉडी के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए तो ही एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा. ठीक है, एंड अनदर वन इज इंडक्शन, used to charge conductor without any physical contact. ठीक है, ये मान के चलते हैं कि आप एनसीईआरटी जो है अच्छे से रिवाइज किए होंगे, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत सारे टर्म्स क्लियरली नहीं लिखा हुआ है बट मैंने लेक्चर्स में इंक्लूड किया है. सो पहले अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो पहले आप एनसीईआरटी के टर्म्स को रिपीट कर लीजिए, देन आफ्टर ये आपको बहुत इजी समझ आएगा. वहाँ मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर रखा है. ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ कंपटीशन में टर्म्स का वैल्यू आपको पता होना चाहिए. ओके, फिर है कि रबिंग जो होते हैं, किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसके लिए फ्रिक्शनल ऑर्डर ध्यान रखना पड़ता है जो मैंने नॉर्मल लेक्चर्स में बताया हुआ है. यहाँ पे मैं दूसरा चीज़ बता देता हूँ जिससे डायरेक्टली आपको पता रहेगा कि इन चार्जों पे पॉजिटिव होता है. सपोज कि 2 बॉडी को मैं रब कर रहा हूँ तो एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा. कुछ मटेरियल होते हैं जिसपे पॉजिटिव आता है, कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसपे नेगेटिव आता है. सो दिस इज कॉल्ड द पेयर ऑफ बॉडी, पेयर ऑफ बॉडी जिस पे चार्ज आता है. एक टर्म लेते हैं हम FGW. ये जो बॉडी है इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आता है एंड PASER पेजर. ठीक है, इस बॉडी पे नेगेटिव, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन. जैसे मान लीजिए FP का कॉम्बिनेशन हो, अब मैं डिटेल में बताता हूँ कि FGW है क्या. F मीन्स फर, मटेरियल होता है जो क्वेश्चंस वगैरह में जनरली फिल किया जाता है. ठीक है, G for ग्लास and W stand for wool. Okay, P stand for paper, plastic. A stand for amber, S stand for silk, E stand for ebonite rod and R stand for रबर. यानी
इसका आप पेयर बनाओगे, जैसे फर और पे प्लास्टिक को रब किया तो फर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लास्टिक पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ये बॉडी का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब भी आएगा तो इस वाले पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे वाले पोर्शन पे हमेशा ही आपका नेगेटिव चार्ज आता है। ये आपका चार्जिंग बाय रबिंग के केस में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो कौन से बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन से बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ इंडक्शन ऑलरेडी आपको पता है। कंडक्शन में भी आपको आइडिया है, आपके बुक में जो दिया हुआ है कंडक्शन में, कंडक्शन प्रोसेस में इफ बॉडी जो है दैट इज ऑफ सेम साइज इन दैट कंडीशन, अगर मान इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज नहीं है, एंड इफ यू टच दिस टू बॉडी इन दैट कंडीशन द चार्ज विल डिवाइडेड हाफ। यानी अगर दो बॉडी सेम साइज का है तो ऐसे कंडीशन में जो चार्ज होता है वो आपका इक्वली डिवाइड हो जाता है। एंड अगर बॉडी अनइक्वल है इन दैट कंडीशन, मैंने नॉर्मल लेक्चर में भी इसको इंक्लूड कर दिया है, जबकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी टॉपिक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो ये था आपका इक्वल चार्ज के लिए, और अनइक्वल चार्ज के लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जस्ट टाइप का एक रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं लेक्चर्स देखे हैं उसका भी हो जाएगा, और जिन्होंने देख रखा है उसका रिवीजन हो जाएगा। ओके, मान लीजिए इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस आपका r2 है, इस पे चार्ज q1 है, इस पे चार्ज q2 है। इफ वी कनेक्ट दिस टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट रेडियस बाय अ कंडक्टर, तो मान लीजिए इस पे नया चार्ज है आपका q1 डैश एंड q2 डैश, तो वैल्यू ऑफ q1 डैश इज इक्वल टू, इसका निकाल रहे हैं तो इसका रेडियस ऊपर डिवाइडेड बाय दोनों का रेडियस इनटू दोनों बॉडी का टोटल चार्ज, दैट इज q1 प्लस q2। दिस इज द फॉर्मूला। सिमिलरली q2 डैश इज इक्वल टू r2 अपॉन r1 प्लस r2 q1 प्लस q2। ओके, दिस इज द बेसिक, ये सारे बेसिक्स हैं। अभी जो मेन फॉर्मूले हैं, जो मेन शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, जो जनरली बुक्स में इंक्लूडेड नहीं रहता है, उसको तो अभी पढ़ेंगे। तो अभी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सिर्फ चार्ज ही अभी इंक्लूड किया है, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? ओके, कूलम्ब्स लॉ भी आपने पढ़ा होगा कि द चार्ज फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इज नोन एज कूलम्ब्स फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स को ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये स्टैटिक चार्ज पे ही लगता है, मूविंग चार्ज पे कूलम्ब्स फोर्स नहीं लगता। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, आपने पढ़ा है सेम चार्ज रिपेल इच अदर, ओके। बट अगर मैं यही इसको दोनों को मोशन में ला दूं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है बट दोनों के दोनों मोशन में है, तो अब क्या होगा? जनरली अगर कंसेप्ट नहीं पता है कूलम्ब्स लॉ का तो बोलेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपेल इच अदर, बट एक्चुअली में ये अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो ये कूलम्ब्स लॉ तो हट गया, चार्ज मूव किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म। ओके, सो इट बिकम्स द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जो करंट से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। नाउ this two moving charge will attract each other, okay, और जिस लॉ से ये अट्रैक्ट करता है उसको एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं, which will come in magnetic topic, that is chapter number 4, okay, or 5. So Coulomb's law is only valid for static charge, not on moving charge. Okay? Coulomb force का वैल्यू कितना होता है? Coulomb force is given by Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको पहले से Coulomb's law पता है, बिकॉज यहाँ कंप्लीट डिटेल में नहीं, इसके जो एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, सिर्फ हम उसको इंक्लूड करेंगे इसमें। ओके,
Now this is the Coulomb force. Now if product of charge is less than 1, product of charge less than 1 कब होगा? When one charge is positive, another charge is negative. In that condition जो F है फोर्स वो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा. एंड जो चार्ज दिया हुआ है, इफ गिवन चार्ज का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 1 क्या है, ग्रेटर देन 1 भी बोल सकते हैं, नहीं भी है, ग्रेटर देन लेस देन 0 तब निगेटिव आएगा, लेस देन 1 तो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है. ग्रेटर देन 0 ऐसा तब पॉसिबल है जब दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव हो. इसका मतलब हुआ इस केस में ये जो फोर्स हो जाएगा दैट इज रिपल्सिव. दिस इज द रिपल्सिव इन नेचर. नाउ you already know value of K, that is called Coulomb's constant. K का वैल्यू था 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. उसी K का वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये जो वैल्यू है दैट इज इन SI. इन CGS value of K is 1 in CGS. Okay. One more thing to know कि if the distance between the charge is less than 10 to the power minus 15 meter, 10 to the power minus 15 को फर्मी भी बोलते हैं. Coulomb's law is not valid for the distance between the charge less than 10 to the power minus 15. ध्यान ये रखना है कि Coulomb's law 10 to the power minus 15, अगर मान लीजिए दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस 10 to the power minus 15 से कम है, in that condition Coulomb's law is not applicable. 10 to the power minus 15 is approximate the diameter of, that is the size of nucleus. It means nucleus के inside में Coulomb's law जो होते हैं वो valid नहीं होता, यानी इससे ज़्यादा नज़दीक का डिस्टेंस होगा तो उसमें Coulomb's law applicable नहीं होता, Coulomb's law का यूज़ नहीं करते. ओके. नाउ डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट, ठीक है, वो भी बुक का ही कंसेप्ट है कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक. यू ऑलरेडी स्टडीज कि किसी भी द फोर्स इन अ मीडियम, यानी एयर के अलावा किसी मीडियम में अगर Coulomb's फोर्स निकालना है, दैट फोर्स is equal to force area divided by dielectric constant. What is dielectric constant? Dielectric होता क्या? That is the non-conducting substance, जो सेकेंड चैप्टर में डिटेल में आएगा. Dielectric is non-conducting substance. Non-conducting substance का जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है that is indicated by dielectric constant. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, इससे ये पता लगता है कि दैट अलाउ द फोर्स मोर और लेस. ठीक है. सो K का वैल्यू मिनिमम किसके लिए होता है? K इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम. फॉर वैक्यूम द वैल्यू ऑफ K इज 1. K is equal to 1.0006, that is for air, and this value is approximate 1, इसीलिए हम K का वैल्यू air के लिए 1 लेके सॉल्व करते हैं. and for insulator जिसका ये एक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, for insulator value of K is greater than 1. सबसे मिनिमम 1 होता है जो वैक्यूम के लिए होता है. ओके. एयर के लिए वैल्यू ये वैल्यू होता है,
and for insulator it is greater than 1, and for conductor it is value of k is infinite. वैल्यू ऑफ k जो होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है, किसके लिए? फॉर आप कंडक्टर के लिए. ओके, नाउ कूलम्ब्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ. मीन्स इफ देयर इज टू पॉजिटिव चार्ज, ये जितना फोर्स से इसको रिपेल करेगा, ये भी उतना ही फोर्स इसको रिपेल करेगा. दैट इज each action have equal and opposite reaction, so it follow the Newton's law. Okay, now अब आपका स्टार्ट होता है मेन पॉइंट. एक दो पॉइंट के बाद में कि पॉइंट इज दैट इफ यू हैव गिवन one charge and you have to divide it in a two charge in such a way that कि उन दोनों चार्ज के बीच फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम हो. सो इफ Q is divided into two part such that force between them is maximum, तो ऐसा होगा आपका क्या करना पड़ेगा? Q/2 एंड Q/2, यानी दोनों को हाफ हाफ डिवाइड, इसको हाफ हाफ, इसके बीच फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम आएगा. जैसे आप 3/4 Q/4 ऐसे डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू मैक्सिमम है, हाफ हाफ से डिवाइड करना पड़ता है. नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच आर नॉट गिवन इन एनी, मतलब एनसीईआरटी बुक में तो फिलहाल है ही नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव बुक में भी नहीं होता है. ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये बुक में नहीं है, बुक में आपको बहुत सारे ढूंढोगे तो मिलेगा. हाँ, डिफरेंट वे में दिया होता है, आपको पता नहीं लगेगा. बहुत सारे इस चैप्टर में ऐसे ही फॉर्मूला आएंगे जो आपने देखा ही नहीं होगा. ठीक है, वो हम ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस वो हम आपको मेंशन कर देंगे, सो डैट कि आपको डिराइव ना करना पड़े. ओके, नाउ अभी तक आपने जितना पढ़ा उसमें बस ये चीज पढ़ा कि इफ इट इज अ चार्ज Q1 और यहाँ पे चार्ज है आपका Q2, एयर है तो फोर्स आपने पढ़ा. बट इफ होल मीडियम इज replaced by, if whole medium is replaced by a insulator having dielectric constant K, that condition new force, यानी पहले एयर था, न्यू फोर्स इज इक्वल टू K टाइम, न्यू फोर्स इज 1/K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स. ये तो आपने पढ़ रखा है. प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? व्हेन जो ये मीडियम है वो कंप्लीटली फिल नहीं करता है. यहाँ से हम टॉपिक देना स्टार्ट करते हैं. व्हेन डाइलेक्ट्रिक is partially filled between two charges. Okay, जब उन दोनों के बीच में पार्शियली फिल किया हो गया हो, सपोज Q1 and this is Q2, the distance between two is let's it is R, और इसके बीच में मैंने एक छोटा सा डाइलेक्ट्रिक रख दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है एंड द थिकनेस इज मान लीजिए T. ओके, दो अभी क्या है? एयर भी है और डाइलेक्ट्रिक भी है. इन दैट कंडीशन फोर्स का वैल्यू क्या होगा? द वैल्यू ऑफ फोर्स. सो द फोर्स विल गिवन बाय Q1 Q2 that is K Q1 Q2 R minus T plus T, या ऐसे लिख सकते हैं R minus T 1 minus root K का होल स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स. R क्या था? टोटल सेपरेशन.
उसमें T थिकनेस किसका आ गया, डाइलेक्ट्रिक का, तो माइनस T एंड ब्रैकेट में 1 माइनस रूट K का होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला जब पार्शियली फील्ड होगा. व्हेन कंप्लीटली फील्ड होगा आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, T के बदले R प्लेस कर देंगे, देखिए फिर से ये फॉर्मूला आ जाएगा. सो दिस इज द, ये केस है जब दो चार्ज के बीच में आपने एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया. व्हाट विल हैपन इफ ऐसे ऐसे बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक, जैसे एयर है, आपका प्लास्टिक है, वुडन ब्लॉक है, कितने सारे इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है. ये सिंगल के केस के लिए है व्हेन पार्शियली फिट. नाउ इफ large amount of insulators are placed in between the two charges completely, then what will happen, ठीक है. पार्शियली होगा तो इसी टाइप से हो जाएगा, कंप्लीटली फिल होगा तो क्या होगा, कहने का मतलब here is Q1, here is Q2, the distance between these two are R. okay, now सपोज यहाँ पे रखा मैंने, दैट इज K1 थिकनेस इज T1, another one is K2 thickness is T2, another one is K3 thickness is T3, similarly K4 T4, K5 T5. मीन्स दोनों चार्ज का बीच का स्पेस कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक का फील्ड है, बट अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स हैं एंड देयर थिकनेस आर डिफरेंट. नाउ फोर्स का वैल्यू क्या होगा, वेरी इजी, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन T अंडर रूट K1 प्लस T2 अंडर रूट K2 प्लस T3 अंडर रूट K3, 5 लिया तो 5 तक कर देते हैं, T4 अंडर रूट K4 प्लस K5 अंडर रूट K5 का होल स्क्वायर. ऐसे अगर n होगा तो सबका सम कर देने का, ठीक है. अगर जनरलाइज फॉर्मूला लिखते हैं, यानी 4n dielectric of constant K1 K2 K3 Kn रखा हो, having thickness T1 T2 Tn, then फोर्स का वैल्यू होगा K Q1 Q2 अपॉन summation of I equal to 1 to n Ti अंडर रूट Ki का होल स्क्वायर. कुछ नहीं है, इसी का ये सिंप्लीफाइड वर्जन है. अब I इक्वल टू 1 रखेंगे तो T1 K1 प्लस T2 K2, सेम टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया, बाकी वही चीज़ है. अगर आप ये समझ आता है तो यही लिखो, अगर 2 डाइलेक्ट्रिक है तो 2 लिखिए, 3 डाइलेक्ट्रिक है 3 लिखिए, ठीक है. n डाइलेक्ट्रिक है तो n टाइम्स उसको बढ़ा देने का, दैट इज द टोटली डिपेंड. नाउ तो ये तो निकल गया कि दो चार्ज के बीच इफ लार्ज नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक आपने प्लेस किया तो उन दोनों के बीच फोर्स का वैल्यू ये आ गया. ओके, नाउ इन सभी डाइलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कितना होगा, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ दिस 5. ओके, सो न्यू टॉपिक which is a proceed लेता हूँ, the equivalent डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. जैसे होता है ना कि रजिस्टर लगा देते हैं R1 R2 R3 R3 R4 एंड उसका एक रेजिस्टेंस निकालते हैं, लाइक द सेम K1 K2 K3 ये सब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. इस सब को अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस करना चाहें तो उसका वैल्यू कितना होगा, द इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, very simple, that is K equal to summation of I equal to 1 to n Ti under root of Ki upon summation of
I इक्वल टू 1 to n टी आई का होल स्क्वायर। जनरली ये टॉपिक समझ में, ये जो है समेशन वाला किस बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, तो उसके लिए मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सपोज कि ये आपका 5 डाइलेक्ट्रिक है, इसका एक डाइलेक्ट्रिक निकालना है, तो देखिए क्या निकलेगा, दैट इज K इक्वल टू T1 अंडर रूट K1 प्लस T2 अंडर रूट K2 प्लस T3 अंडर रूट K3 प्लस T4 अंडर रूट K4 प्लस T5 अंडर रूट K5 होल अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T5। ये तो सिंपल वे में ये समझ आ जाना चाहिए, यानी उसी चीज को सिंप्लीफाई कर दिया, सिग्मा वगैरह लगाते हैं सिंप्लीफाई, वो जनरल फॉर्मूला बन जाता है। बट समझ ना आए तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मान ली 5 डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है तो क्या करने का, T1 अंडर रूट सबको सम कीजिएगा और टोटल थिकनेस से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ K। ठीक है। वन मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग कूलम्स लॉ जो बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये समझ आ गया। अगर सिंगल रखेंगे तो क्या होगा, अगर बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो फोर्स का वैल्यू चेंज होगा, और वो वैल्यू होगा कितना, ये एक पॉइंट जो पीछे कूलम्स लॉ में आना चाहिए था। कूलम्स लॉ, सपोज 2 चार्ज है Q1 एंड Q2, उसके बीच कुछ कूलम्स लॉ कूलम्स फोर्स लग रहा है F। ठीक है, कहने का मतलब एक चार्ज है आपका Q1, another चार्ज इज Q2। ओके, इसके बीच अभी फोर्स लग रहा है F। इफ इन नेक्स्ट केस Q1 Q2 सेम डिस्टेंस पे था जितना पहले से था, बट मैंने एक नया चार्ज Q इसके बीच में ला दिया, देन क्वेश्चन है द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 विल नाउ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए कि Q1 Q2 2 चार्ज के बीच कूलम्स फोर्स लग रहा था, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, एंड हमने थर्ड चार्ज को रख दिया बीच में, तो अब इन दोनों के बीच फोर्स का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सा, ऐसा सोचना लगता है कि थर्ड चार्ज रखा है तो ये भी इसको रिपेल करेगा, तो इसका फोर्स घटना चाहिए, बट एक्चुअली में होता ये है कि कूलम्स फोर्स इन दोनों के बीच अभी भी उतना का उतना ही है। यही बोला कि ये कॉमन मिस्टेक्स होते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट वैल्यू है, यानी ये देखा गया वैल्यू है कि इफ 2 चार्ज के बीच अगर आप थर्ड चार्ज भी रख दोगे तो भी इन दोनों के बीच कूलम फोर्स नहीं चेंज होता है, एज इट इज F कैफ रह जाएगा। दैट्स व्हाई कूलम फोर्स इज आल्सो नोन एज टू बॉडी फोर्स। इसीलिए कूलम्स लॉ को, मतलब कूलम फोर्स को टू बॉडी फोर्स ही बोलते हैं। यानी इफ थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन 2 चार्ज, the Coulomb's force does not change between initial 2, यानी पहले जो दोनों के बीच लग रहा था वही। That's why Coulomb, that's why Coulomb force is also called two body force, यानी इसके बीच तीसरा कोई भी चीजें एक्ट नहीं होता है, टू बॉडी फोर्स ही काम करता है, जो पहले था वो एज इट इज मेंशन। ठीक है, ये कंसेप्ट था, ध्यान रखने का कि थर्ड चार्ज से इफेक्ट नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन इज, कूलम्स लॉ से ही रिलेटेड है क्वेश्चन, क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट जितना अच्छे से ध्यान रहेगा आप क्वेश्चन को उतना अच्छे से सॉल्व करोगे।
if force between two charges is F1, यानी दो चार्ज के बीच फोर्स F1 है एंड सेपरेशन R1 एंड फोर्स इज F2 एट सेपरेशन R2। अब इसी बात है, R1 सेपरेशन होगा तो फोर्स अलग आएगा, अगर आप सेपरेशन चेंज करोगे तो फोर्स चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो रिलेशन है आपका F1 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 R2 स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू। अगर F1 डिस्टेंस पे ये है, F2 डिस्टेंस पे ये है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन आपका ये होता है। नाउ डाइलेक्ट्रिक रख देते तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कि इफ फोर्स किसी एक मीडियम में फोर्स है आपका F1 एंड दूसरा मीडियम में फोर्स है आपका F2, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा? यहाँ पे F1 में R2 आएगा, इसमें R1 आएगा। Now if force is F1 in medium having dielectric constant K1 and F2 in medium having dielectric constant K2, फिर दोनों में रिलेशन क्या आएगा? F1 K1 इज इक्वल टू F2 K2। ये छोटा छोटा कंसेप्ट है। ओके, नाउ ये चले कुलम्स लॉ से रिलेटेड हुआ। अब कुलम्स लॉ में ही यानी फोर्स कैलकुलेशन में ही कुछ शॉर्टकट का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये शॉर्टकट ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में इससे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यानी इस शॉर्टकट का यूज से आप क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, बट दिस इज यूज फॉर अब एनसीईआरटी एग्जाम को सॉल्यूशन में आप यूज नहीं कर सकते, आप उसका शॉर्टकट मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो मेथड है वो सिर्फ कंपटीशन मेथड में कंपटीशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सो इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कैसे? नल पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सपोज यहाँ है चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज है आपका Q2, दोनों निगेटिव है, या दूसरे केस में यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं हम Q1 जो कि पॉजिटिव है और यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं Q2 जो कि पॉजिटिव है। ये दो अलग अलग केस हैं। हाँ, नाउ थर्ड चार्ज कहाँ रखूं इन दोनों के बीच में सो डैट कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। अब इसी बात है, अगर मैं थर्ड चार्ज रखूंगा तो इन दोनों के बीच तो भले ही सेम फोर्स हो, लेकिन इसके फोर्स और इसके फोर्स क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। अगर मैं इसके नज़दीक रखूंगा तो इसका फोर्स ज़्यादा होगा, इसको नज़दीक रखूंगा इसका फोर्स ज़्यादा होगा। सो दो क्वेश्चन आते हैं, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का जो मैं इसके बीच में रखूंगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एंड वो चार्ज का रखूं कहाँ पे। ठीक है, इससे कितना डिस्टेंस रखूं। सेम चार्ज, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो एक सबसे फंडामेंटल चीज होता है कि अगर दोनों चार्ज निगेटिव है तो थर्ड चार्ज कहीं पे भी रखो आप, वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसका नेचर होना चाहिए पॉजिटिव। तो जनरली देखा गया है कि सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। कैसे? ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, बैलेंस हो जाएगा। इफ बोथ चार्ज इज निगेटिव
कंपटीशन में ध्यान रखोगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इफ बोथ चार्ज इज नेगेटिव इन दैट कंडीशन द नेचर ऑफ थर्ड चार्ज इज इन दोनों का उल्टा माइनस क्यू, ओके। एज्यूम कि आपको डिस्टेंस भी निकालना है, तो एज्यूम कीजिए कि ये जो है Q1 से R1 डिस्टेंस पे है एंड Q2 से R2 डिस्टेंस पे है। सिमिलर वे में ये डिस्टेंस मान लीजिए आप R1 और यहाँ से डिस्टेंस मान लीजिए R2। एक तो ये हो गया कि नेचर ऑफ चार्ज बताओ, तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव दिया हो तो बीच वाला चार्ज नेगेटिव होगा, ऑप्शन जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ध्यान रखिए, वो वाला आंसर हो सकता है। एंड अगर दोनों चार्ज पहले से ही पॉजिटिव है और तब बीच में थर्ड चार्ज रखना है तो वो चार्ज आपका नेगेटिव होगा। नाउ रिलेशन क्या आएगा, इसमें भी कंडीशन दिया रहता है, अलग अलग कंडीशन होता है कि फोर्स का वैल्यू किस पे चाहिए। नाउ इफ ऐसा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज एंड वेयर शुड प्लेस द थर्ड चार्ज सो दैट नेट फोर्स ऑन Q1 इज 0। ये भी हो सकता है कि नेट फोर्स ऑन Q2 0 दिया हो, या भी हो सकता है कि नेट फोर्स ऑन Q 0 हो। तीनों केस देखते हैं। सो इफ नेट फोर्स ऑन Q1 इज 0, अगर Q1 पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो, इन दैट कंडीशन Q2 अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। इस रिलेशन से आप डिजायर वैल्यू फाइंड कर, कुछ तो दिया होगा ना। अगर मान लीजिए R1 R2 सारे तो अननोन होंगे नहीं, तो या तो हो सकता है कि आपको डिस्टेंस दिया हुआ हो, कैपिटल Q फाइंड करने बोले, या ये भी हो सकता है कि पूरा डिस्टेंस दिया हुआ हो, Q दे रखा है, आपको R1 या R2 फाइंड करने बोले, तो आप इस फॉर्मूला से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं रेदर देन कि आप पूरा इक्वेशन सॉल्व करो। ये शॉर्टकट है, ठीक है। अब यूज भी करेंगे हम आगे जब थ्योरी कंप्लीट होगा। तो इफ नेट फोर्स ऑन Q2 इज 0, सबसे बड़ी चीज होता है क्वेश्चन को समझना, ओके। क्वेश्चन समझ गए, उसके बाद आपके पास अगर फॉर्मूलेज हैं लगाओ, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जिसको 2 दिन सॉल्व करने लगे, वो हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बस वही होता है हमारे पास फॉर्मूले अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, जो हम NCERT में पढ़ते हैं उसी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत हेल्प करता है, टाइम मैनेजमेंट में तो खास करके, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इस चैप्टर में बहुत सारे शॉर्टकट फॉर्मूले हैं जो हो सकता है कि आप लोगों ने कहीं देखा भी नहीं हो सकता है कोई अलग अलग बुक पढ़ता होगा तो कहीं कहीं मिल जाए आपको। बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे भी हैं जो मैंने बनाए हैं, वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, इंटरनेट में मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं वो फॉर्मूले के फॉर्म में दिया हुआ है। एक बार इसको रीड करो, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फॉर्मूले का यूज़ कीजिए, आंसर। नहीं फॉर्मूला पता है तो डिटेल में सॉल्व कीजिए, इतना टाइम लगेगा कि आप खुद ही बोलो चलो आगे सॉल्व करेंगे, टाइम सॉल्व करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, ठीक है। सो पूरे एक एक लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग में कुछ लग रहा होगा अच्छा ये तो आता ही है, मैंने सिर्फ NCERT का टॉपिक्स को टच किया, जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे जैसे जैसे वैसे वैसे वो एडवांस होता जाएगा। बहुत सारे फॉर्मूले जो आपने देखा ही नहीं होगा, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होगा। और जब इसका यूज़ करेंगे तब तो और भी है, पूरे मेथड से 1-2 पेज का होगा और शॉर्टकट लगाओ, 1 मिनट भी नहीं लगे सॉल्व करने में, ठीक है। सो नेट फोर्स ऑन Q2 इज 0, अगर Q2 पर नेट फोर्स 0 दिया हुआ, इन दैट कंडीशन हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज Q1 बाय कैपिटल Q R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन। इफ नेट फोर्स Q2 0 दिया हो, इफ ये क्वेश्चन में दिया हो कि द फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0, कैपिटल Q पे 0 है तो क्या होगा, सो इफ फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल Q इज 0, in that condition Q2 upon Q1 is equal to R2 square upon R1 square, ठीक है। NCERT में क्वेश्चन है ऐसे, ओके। तो दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला टू सॉल्व, रेदर देन कि पहले जैसे मान लीजिए अगर लॉन्ग कट में सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे
पहले इस पे फोर्स 0 है तो पहले इसके कारण से इससे फोर्स लगाएंगे, फिर इसके कारण से इससे फोर्स लगाएंगे, नेट फोर्स 0 बोला है तो इन दोनों फोर्स को 0 करेंगे, जो कॉमन टर्म कटना होगा कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद एक इक्वेशन आएगा। यहाँ डायरेक्ट दे रखा है Q1 पे 0 है तो Q2 बाई Q, Q2 पे 0 है तो Q1 बाई Q। टाइम जितना सेव हो कंपटीशन एग्जाम में उतना सेव करने का, बिकॉज 10 सेकंड 20 सेकंड जो आप एक एक क्वेश्चन में बचाओगे वो फर्दर आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज टोटली बेस्ड अपॉन द 3 चीज, देयर 3 टॉपिक, 3 चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक, कंसेप्ट क्लियरिंग, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके पास में क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। दूसरा चीज़, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं धीरे 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 तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। टाइम मैनेजमेंट कब आएगा? जब आपके पास फॉर्मूले के बहुत सारा सेट अवेलेबल हो, सारे फॉर्मूले पता हो, सारे शॉर्टकट पता हो। एंड थर्ड वन होता है आपका क्वेश्चन अटेम्प्टिंग। आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हो इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कंपटीशन एग्जाम। अब क्वेश्चन अटेम्प्टिंग का मीनिंग क्या होता है ये तो हम आगे लेक्चर्स में समझाएंगे कि अप्रोच, क्वेश्चन देखा सॉल्व करना स्टार्ट किया या क्वेश्चन देखा कैसे सॉल्व करना, ये सारे इस पे अप्रोच पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो ये निकल गया, ये चीज़ इस वाले पे भी वैलिड होता है, दैट इज आल्सो वैलिड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, नाउ बाकी जो है लेक्चर्स वो नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर में करिए, फर्स्ट लेक्चर था, बाकी जो शॉर्टकट फॉर्मूलेज हैं एडवांस है वो हम सेकेंड लेक्चर में कैरी आउट करेंगे। ठीक है।